हमने पूर्व में समाज, समुदाय और समिति को समझा, उसकी विशेषताओं को जाना। इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे संस्था क्या है। इससे पूर्व हमने समिति को समझा कि समिति क्या है। तो समिति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बनाया गया संगठन है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समिति और संस्था में क्या अंतर है और समिति क्या है। ये हमने पहले पूर्व में समझा कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, और संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। अर्थात समितियों को में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली या निश्चित नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। अब हम संस्था के अर्थ और परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। इसी तरह आगबन और निम्नकॉफ लिखते हैं कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। बोगार्डस लिखते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। रॉस लिखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। इसी तरह गिलिन लिखते हैं कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। अर्थात वो नियम, विधि विधान, कार्य प्रणालियाँ जो समाज द्वारा मान्य हैं, उन्हीं को हम संस्था कह सकते हैं। अब हम संस्था के उद्विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विचार आते हैं, व्यक्ति के मन में कुछ विचार आते हैं, वो व्यक्तिगत होते हैं। सभी व्यक्तियों के अपने अपने विचार होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। उसके बाद विचार प्लस विचार अनुसार आचरण एवं पुनरावृत्ति होने लगती है। वो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसके द्वारा
विचारों को अनुसरण किया जाता है और आचरण और पुनरावृत्ति की जाती है तो वो आदत बन जाती है। विचारों के अनुसार हम आचरण और पुनरावृत्ति करते हैं तो वो आदत का रूप ले लेते हैं। और जब उसी आदत को समूह द्वारा उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, यानी उन्हीं आदतों को समूह द्वारा मान लिया जाता है तो वो जनरीति कहलाती हैं। तो उनसे जनरीतियों का निर्माण होता है और जनरीति के साथ साथ भूतकालीन अनुभव बन जाते हैं जो बहुत पूर्व से चले आते हैं। वो जनरीतियाँ प्रथा का रूप ले लेती हैं और वो एक प्रथा बन जाती हैं। प्रथा के साथ साथ उसको समूह की स्वीकृति मिल जाती है और उसमें सामूहिक कल्याण की भावना पैदा हो जाती है और उसकी कुछ उपयोगिता होने लगती है तो वो रूढ़ी हो जाती है, अर्थात लोकाचार कहलाती हैं। वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं और इन रूढ़ियों की अगर एक निश्चित संरचना प्रदान की जाए तो वो संस्था का रूप ले लेती हैं, अर्थात एक निश्चित संरचना प्रदान हो जाती है, एक ढांचा प्रदान हो जाता है और नियम, विधि विधान और कार्य प्रणालियाँ शुरू हो जाती हैं तो वो एक संस्था का निर्माण करती हैं। इस प्रकार संस्था के उद्विकास को समझाया गया है। अब हम बात करते हैं संस्था की विशेषताओं की। अब संस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा जाता है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं तो यही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अभी हमने बात की प्रथा में जब समूह की स्वीकृति मिल जाती है और सामूहिक कल्याण की भावना पैदा हो जाती है तो वो ही धीरे धीरे एक निश्चित संरचना प्रदान कर दी जाती है और संस्था का रूप ग्रहण कर लेती है। इसके अलावा नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, क्योंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में हम देख सकते हैं। नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होने के कारण इसे अमूर्त कहा है। इसकी प्रकृति अमूर्त होती है क्योंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। इसके अलावा इसका स्थायित्व अधिक होता है। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इनकी शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। इसके अलावा इसका एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था का एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यदि विभिन्न समाजों में इनके कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण भी होते हैं। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व होते हैं। इसका एक प्रतीक भी होता है। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है
जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे क्रॉस चर्च का, ओम आर्य समाज का प्रतीक है। इसके अलावा परंपराएं, प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती हैं। अब हम बात करते हैं संस्था के प्रमुख कार्य एवं उसके महत्व की। तो संस्था के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो निम्न हैं। पहला, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे शिक्षण संस्था, विवाह संस्था एवं परिवार नामक संस्थाएं मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसके अलावा ये व्यक्तियों के कार्य को सरल भी बनाती हैं। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती हैं कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। इसमें व्यवहारों में अनुरूपता भी होती है। एक निश्चित कार्य प्रणाली, नियम एवं परंपराएं होती हैं जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक है। इससे व्यवहारों में नियंत्रण भी बना रहता है। प्रत्येक संस्था के व्यक्ति के कार्य की दिशा एवं व्यवहार का एक निश्चित तरीका होता है और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं जिससे उनके व्यवहारों पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे परिवार और जाति नामक जो संस्थाएं हैं वो हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती रही हैं। ये संस्कृति की वाहक भी होते हैं क्योंकि संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण साधन है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उससे स्थायित्व प्राप्त होता है और परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन माना गया है। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण भी होता है। संस्था को स्थिति प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य करने का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य संस्था का है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। यानी पति पत्नी का क्या कार्य है वो उनके कार्य निर्धारित होते हैं और उनको अपनी परिस्थिति प्राप्त होती है। इसके अलावा यह सामाजिक परिवर्तन करने में भी सहायक होती हैं। संस्थाएं प्रकृति से रूढ़िवादी होती हैं और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर यह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं के में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है।